ये जो मिस्टर बोस जो कह रहे हैं ये वैलिड हो गया कि ये सच है। यानी कि सच है मीन्स ये काम कर रहा है, यानी कि प्रूवन है। तभी वो द न्यूयॉर्क टाइम्स में आया। सभी वैज्ञानिकों ने इस पे अपनी सहमति जारी की, तभी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया। दे वांट टू से दिस। और डॉक्टर के एस कोल और डॉक्टर एच जे कर्टिस ने जानकारी दी कि इस बात को खोज निकाला है कि जनरली घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है, जिसे निटेला कहते हैं, और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है, इसकी कोशिका में और तंतु की कोशिकाओं में समानता होती है, कुछ भी भिन्नता नहीं होती। जो घरों में फिश एक्वेरियम्स होते हैं उसके बीच में भी एक लाइव प्लांट भी डाला जाता है, उसकी बात ये कर रहे हैं कि उसमें एक जनरल तंतु वाले पौधे में कोई अंतर नहीं होता। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगे निर्माण करते हैं, जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव में निर्माण होने वाली तरंगों के समान ही होती है। अगर हम उसकी गति की बात करें, गति अलग हो सकती है, बट जनरली वो जो तरंगे पैदा होती हैं वो दोनों में समान तरीके की होती हैं। गति के बारे में उसने बोला है कि हो सकता है मनुष्यों में जो वाइब्रेशन होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, और जो पौधों में होता है या तंतुओं में होता है या जंतुओं में होता है उसकी फ्रिक्वेंसी में हो सकता है स्पीड में चेंज हो, बट अदरवाइज सेम होता है। इस पौधे के तंतुओं की तरंगे प्राणियों के तंतुओं की तरंगों से कहीं धीमे चलती देखी गई हैं, यानी कि इनकी गति धीमी है। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली तरंगों के प्रवाह के मंद गति चलचित्र लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाए, स्लो मोशन पिक्चर्स। सोचिए, जब अब तो हम स्लो मोशन पिक्चर्स जनरली डिस्कवरी चैनल, पहले हम लोग जब थोड़े छोटे थे तो हम डिस्कवरी चैनल बहुत देखा करते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि उसपे एनिमल से रिलेटेड, पौधों से रिलेटेड, जीव जंतु से रिलेटेड ऐसी ऐसी मिराकुलस चीजें दिखाई जाती थी जो वाकई में अचंभित करने वाली होती थी। तो उससे भी बहुत पहले चले जाएं, 40-50 साल पहले, तो तब तो ये अनहोनी थी। आज ये अनहोनी नहीं है, क्योंकि आज हम यूट्यूब के ऊपर ही कुछ भी अपनी मर्जी का डाल लें तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। आज ये अचंभा जैसा नहीं रह गया है। आज ये हमारे एक हैंड पॉइंट के ऊपर हो गया, एक थंब पॉइंट के ऊपर हो गया, कि हम ऐसी चीजें कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। कोई कोई व्हाट्सएप वीडियो आप देखते हैं, बहुत सारे कलरफुल पक्षी दिखाए जाते हैं जो शायद हमने जिंदगी में भी कभी नहीं देखे होंगे। तो आज ये एक्सेस इजी हो गया है, बट ये उस टाइम की बात कर रहे हैं। स्लो मोशन पिक्चर्स क्लिक करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करने लगे, इस विधि का, जिसमें कैसे पौधे में से पत्ता बाहर निकलता है, कैसे फूल में से कली बाहर निकलती है, कैसे तितली के लार्वे में से तितली बाहर निकलती है। वहां पे कैमरा फिट कर दिया जाता है, परमानेंट एक कैमरा लगा दिया जाता है। 24 मैंने एक बार जब मैं ये सीन्स देखती थी ना कि सूर्य उगता है, तो दिखाते हैं कि सूर्य उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है, और एकदम से उगता हुआ आ जाता है। तो मेरे को बड़ी हैरानी होती थी कि ये कैसे करते हो। तो मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, भाई सेम चीज ये भी यहाँ भी ये लोग कर रहे हैं, कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पर्सन से पूछा कि तुम ये कैसे दिखाते हो? भाई सूरज तो अपनी गति से बाहर निकलता है, तुम पिक्चराइज में कैसे दिखा देते हो कि सूरज नीचे से उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है, जैसे आपके हाथ की कोई मशीन है? क्या ये नकली सूरज दिखाते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, हम 24 घंटे कैमरा लगाते हैं वहां पे। जो सूरज उगने वाला सीन होता है ना, जहां से सूरज उगता है, वहां पे हम परमानेंट कैमरा, हमारा 48-48 घंटे फिक्स रहता है। फिर हम उसको फास्ट मोशन में लगा देते हैं। तो फास्ट मोशन में क्या होता है, 1 घंटे वाली चीज जो है वो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड में उगती हुई नजर आती है। तो यूं लगता है कि जैसे सूर्य उग रहा है। तो सेम चीज इन्होंने भी स्लो मोशन पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए, इनको अब वो मोशन पिक्चर्स मिलनी अवेलेबल हो गई, क्योंकि इस आविष्कार के करने के बाद इन पिक्चर्स को कैच किया जा सकता था। और इस प्रकार निटेला पौधा मन और स्थूल जगत के सीमा क्षेत्र के गुप्त रहस्यों की गूढ़ लिपि का अर्थ जानने में एक भूमिका अदा करता है, यानी कि बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। और ये भी मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कविवर हैं, उन्होंने इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अतरंग मित्र थे, जो बोस हैं, इनके अतरंग मित्र थे। उन्होंने इन्हीं के लिए कुछ लिखा था, जिसको मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। समस्त विज्ञान बुद्धि की समझ से परे है, या फिर जो समझ में आता है वह नाश हो जाता है। वनस्पति शास्त्र अब सच्चे सिद्धांत को स्वीकारने लगा है, और ब्रह्म के अवतारों का वर्णन प्रकृति के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का काम करेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो विज्ञान है ये बुद्धि की समझ से परे का खेल है।
और जो समझ में आता भी है हमें थोड़ा बहुत, वो विनष्ट, उसका नाश हो जाता है। और वनस्पति शास्त्र अब सच्चे सिद्धांत को स्वीकारने लगा है। यानी कि जो भी ये सिद्धांत इन्होंने बनाया, पहले तो सभी ने इसको नकारा, बट धीरे धीरे सब इसको यूं ही स्वीकारने लगे जैसे ब्रह्मा के स्वरूप को हम वेदों में स्वीकारते हैं। यानी कि ये समझ लो एक स्टैंप लग गई इसके ऊपर, क्योंकि हमारे वेद एक स्टैंप माने जाते हैं कि जो वेदों में लिखा है वो सत्य लिखा हुआ है। तो इन्होंने उसकी तुलना की है, एक उपमा दी है उन्होंने वेदों के साथ। ये बोस जी ने जो भी वैज्ञानिक तरक्की की, या जो भी वैज्ञानिक उन्होंने हमें उपलब्धियां दी हैं, उनके बारे में उन्होंने एक स्टैंप लगाई उसके ऊपर। और क्रेस्कोग्राफ, जिसमें हमें पिक्चर बड़ी करके और स्लो मोशन में भी दिख जाती है, शब्द की उत्पत्ति लेटिन मूल शब्द से हुई, जिसका अर्थ है बढ़ाना, यानी कि किसी भी चीज को बढ़ाकर दिखाना। क्रेस्कोग्राफ और अन्य आविष्कारों मेरे के को लिए लगता भी। है अब तो वो इन्होंने सेल लगाई होगी। जी। आविष्कारों के लिए श्री जगदीश चंद्र बोस को 1917 में सर की उपाधि से भी विभूषित किया गया, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया था। हम अपने स्कूल में माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी पढ़ा करते थे स्कूल में। उस टाइम में इन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया था, जिसमें चीज बड़ी करके देखी जा सकती है, और उसकी, उस चीज की बढ़ती हुई गति को हम उसमें कैच कर सकते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जिसके लिए 1917 में उनको सर की उपाधि से भी विभूषित किया गया। और कमल भारत में दिव्यता का प्राचीन प्रतीक है। कमल भारत में दिव्यता का प्राचीन प्रतीक है। उसकी उन्मिलित होती पंखुड़ियां आत्मा की उन्मिलन का संकेत देती हैं। कमल एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, बहुत बड़ा मैसेज। कमल की खिलती हुई पंखुड़ियां पहले तो आत्मा के विस्तार का एक एक मैसेज देती हैं। जैसे कमल खिलता है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी कमल की तरह खिलती है जब हम ज्ञान में आते हैं। एक तो उन्होंने वहां से तुलना की। दूसरा उन्होंने बोला कि कमल, हम शिकायत करते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, पॉलिटिक्स खराब है, सड़कें खराब है, रिश्ते खराब है। हम हर चीज में कुछ ना कुछ, अभी अभी मैं एक विजिट पर गई थी, अभी जस्ट मैं एंटर ही हुई हूँ, तुषार जी का कॉल है, मैं वहीं पर ही थी। 15 करोड़ का घर है, वाइफ को डिप्रेशन है, घर में 4 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। 800 गज का मकान है। कहाँ जा रहा है इंसान, वो चाहता क्या है, वो भटक रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या क्या मिला हुआ है। ऐसे ही एक कमल कीचड़ में रहता है, उसके पास नीचे से अपने तक पॉजिटिव देने के लिए हार्डली कुछ होता होगा, क्योंकि वो तो कीचड़ में है ना। कीचड़ कह लो, बोले तो कीचड़ मतलब फिर तो कुछ भी कह लो, कीचड़ तो कीचड़ ही होता है। पर वो कीचड़ में से भी सरसता निकाल लेता है, कीचड़ में से भी प्रेम निकाल लेता है, कीचड़ में से भी अपने मतलब की सारी चीजें निकाल लेता है, जो उसको कमल बनने में मदद करती है। कीचड़ में से हम सेम हैं। अगर हम कमल की तरह खिलना चाहते हैं, तो हमें दुनिया रूपी कीचड़ में से सिर्फ और सिर्फ प्रेम निकालना है। बाकी सब नीचे निचोड़ कर छोड़ देना है, जैसे कमल छोड़ता है। बहुत, एक कमल, कमल कोई आप ले लो ना, तो उसी में ही एक इतना बड़ा दुनिया का लेसन छिपा हुआ है ना, कि कोई भी अगर सीखना चाहे तो, अगर नहीं सीखना चाहता, फिर तो कुछ भी हो जाए जिंदगी में उसको कमी नजर आता। जी। चौथे नंबर पे वो बताते हैं, प्राचीन हिंदुओं को स्थूल जगत की आणविक संरचना का पूर्ण ज्ञान था। जो प्राचीन हिंदू थे, स्थूल जगत का उनको पूर्ण ज्ञान था। और भारतीय दर्शन शास्त्र के में भी वैश्विक, वैशेषिक, वैशेषिक क्या होता है, यही जो हम वैष्णव होते हैं, वैष्णव जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, नियमबद्ध होकर काम करते हैं, उनको वैष्णिक कहा जाता है। वैश्विक शब्द संस्कृत मूल विशेषण से बना है, जिसका अर्थ है आणविक विशेषता, अणु के बराबर विशेषता। यानी कि छोटे से, नहीं, यानी कि छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से अणु में भी कुछ विशेषता होती है। छोटे से छोटा कण भी, बहुत छोटे से छोटा कण भी धरती के निर्माण में अपना रोल प्ले करता है। अब कहाँ तो एक कण, और कहाँ इतनी विशाल धरती, और रोल तो वो भी प्ले कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से भी धरती बन रही है। तो यही विशेषता है, यही वैश्विक विशेषता है। वैश्विक दर्शन के प्रमुख व्याख्याकारों में से एक थे औलुक्य, जिन्हें कणाद या कण भक्षक भी कहा जाता था।
ये लगभग 2800 वर्ष पहले हुए थे। चलिए अभी ये आगे ये वाला पढ़ना है तुषार। वो जो न्यूयॉर्क वाला टाइम्स वाला था वो ओवर हो गया है। सुने मोनिका जी, हम्म। आई थिंक क्योंकि आपको जल्दी निकलना है तो मैं मुझे लग रहा वैसे आप मुझे लग रहा है कि आपको ये खत्म करना चाहिए हिंदी वाला पढ़ के। यू टेक इट ओवर कंप्लीट। ठीक। और क्योंकि मैंने आने से मतलब सेशन से पहले ये चीज़ पढ़ी थी तो मुझे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लग रही थी, तो मैं वैसे ही जा रही थी कि ये इसको एक्सप्लेन किया जाए फॉर आवर हम्म। रीडर्स। और आई थिंक यू आर टेकिंग इट अप, मुझे लग रहा है कि कंप्लीट करें ये। इट्स नॉट जस्ट अ चैप्टर, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है विच इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा ठीक यूजफुल है। है ये। ठीक है। चलिए। जी। ईस्ट वेस्ट पत्रिका के अप्रैल 1934 के अंक में इस शास्त्र का सार तारा माता के एक लेख में इस प्रकार दिया था कि आधुनिक अणु सिद्धांत को सामान्यतः विज्ञान की नई खोज माना जाता है, परंतु अनेक शताब्दियों पूर्व कणाद ने इसकी अत्यंत सुंदर रीति से व्याख्या की थी। अणु सिद्धांत की बात कर रही हैं। संस्कृत के अणुस का ग्रीक के एटम में यथार्थ अनुवाद किया जा सकता है। एटम जैसे हमारी बॉडी मैटर से बनती है। मैटर मतलब कोई पदार्थ, तो हम पदार्थ ही हैं। हमारी बॉडी पदार्थ से बनती है। फिर जैसे उन्होंने चैप्टर में बताया, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर मॉलिक्यूल से एटम्स होते हैं, फिर एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम अक्सर मेंटोर्स को सुनते हैं, वो लोग भी इसके बारे में हमें बताते हैं। उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पहले डॉट फॉर्म में, जो पुराने वैज्ञानिक थे या जो हम स्कूल में 10th में पढ़ा पढ़ा करते थे या पढ़ाया करते थे, तो डॉटेड फॉर्म में होते थे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर होते थे ना, ये डॉटेड फॉर्म में होते थे। फिर जब अभी नई स्टडी क्वांटम फिजिक्स की निकल कर आई, तो उसने कहा कि ये डॉटेड फॉर्म में नहीं होते, ये पर्दे की तरह झालर के फॉर्म में होते हैं। लेयर्स होती हैं ये वाइब्रेशंस होती हैं, ये लहरें होती हैं। ये अभी क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रूव किया है। अब तक अभी भी 10th में वही पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉटेड फॉर्म में होते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स अब इसको गलत प्रूव कर चुकी है कि ये वाइब्रेशन की फॉर्म्स में होते हैं। और जैसे ही हम सपोज अगर हम ऐसे करें ना कि वाइब्रेशन के लिए हम एक एक बड़ा सा कर्टन लगाएं और उसके ऊपर हम इन वाइब्रेशंस को फ्लो करें, तो कर्टन के ऊपर भी लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी, झालर बननी शुरू हो जाएगी। और अगर हम ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं ना, एक कैमरा, तो अगेन ये फिर से डॉटेड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बहुत गहरी चीज है ये। अनेक शताब्दियों पूर्व कणाद ने इसकी सुंदर रीति से व्याख्या की। और संस्कृत में भी इस ग्रीक शब्द का अर्थ होता है अखंड या अविभाज्य। ईसा पूर्व काल के वैशेषिक साहित्य के अन्य वैज्ञानिक भाषाओं में शामिल है सुइयों का चुंबक की ओर सरकना, पेड़ पौधों में जल का अभिसरण, अभिसरण मतलब सोख लेना, आकाश तत्व क्रिया शून्य और गठन रहित होने से सूक्ष्म शक्तियों के संचार का आधार है। यानी कि क्रिया शून्य है और गठन रहित मतलब ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल ओपन है। ऐसा ओपन होने की वजह से वहां पर सूक्ष्म शक्तियां जो है वो फ्लो कर सकती हैं, उनका संचार आसानी से हो सकता है। यानी कि कोई बॉक्स नहीं है, क्षितिज जो है वो खुला है, किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है। फोर्थ है सौर अग्नि सभी प्रकार की उष्णता का मूल है। उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी का मूल है, गर्मी का आधार है ये जो भी सौर मंडल है। और उष्णता ही आणविक परिवर्तन का कारण है। इस अग्नि की वजह से, इस गर्मी की वजह से ही अणुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अणुओं में यह गुण निहित है और जो उन्हें आकर्षण शक्ति या अधोमुखी खिंचाव प्रदान करता है। इसी गुण के कारण गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी अस्तित्व है। और अणुओं में क्या गुण होता है, पृथ्वी के अणुओं में क्या गुण होता है कि वे आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षित और खिंचाव करने का गुण उनके अंदर होता है। और इसी खिंचाव के गुण के कारण गुरुत्वाकर्षण नियम का अस्तित्व है। और इसी खिंचाव के गुण के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी वजह से बना है कि हमारे अणुओं के अंदर ये गुण है कि हम आकर्षित करते हैं, हमारे शब्द आकर्षित करते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा गति मूलक है और इसका कारण ऊर्जा के व्यय में या गति के पुनर्वितरण में निहित है। सभी तरह की जो ऊर्जा है वो गतिमान होती है, चलती रहती है। ऊर्जा जो है उसमें मूवमेंट होती है और मूवमेंट की वजह से ही पुनर्वितरण में निहित है। यानी कि इसका दोबारा दोबारा से
वितरण किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। और अणु विघटन से, अणु के घटने से सृष्टि का लोप, और अगर अणु घट जाएगा, क्योंकि हम सब अणुओं से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं, और अगर अणु घट जाएगा तो ये सृष्टि भी विलुप्त हो जाएगी, यानी कि अणु समाप्त हो जाएगा। अणु की एग्जिस्टेंस है तो हम हैं, अगर अणु की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी का लोप हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। अत्यंत सूक्ष्म कणिकाओं के सब दिशाओं में अकल्पनीय गति से झपटने से उष्णता और प्रकाश की किरणें बनती हैं। ये जो बहुत ही सूक्ष्म कणिकाएं हैं, सब दिशाओं से ये अकल्पनीय तरीके से टकराती हैं एक दूसरे से, और गर्मी पैदा करती हैं, उष्णता पैदा करती हैं, जिससे प्रकाश की किरणें बनती हैं और प्रसारित हो जाती हैं। और आधुनिक कॉस्मिक रेज का सिद्धांत भी इसी के आधार पर बना हुआ है। काल और देश की सापेक्षता, सापेक्ष होना, यानी कि सब देशों के अंदर, समय के अंदर और देश के अंदर जो सापेक्षता है, एक दूसरे के साथ मेल जोल है। नहीं तो हम कहते हैं हम निरपेक्ष देश हैं, तो हम सापेक्षता की बात कर रहे हैं, यानी कि एकजुटता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैश्विक दर्शन के अनुसार विश्व की उत्पत्ति अणुओं से हुई है, और मौलिक विशिष्टताओं में या प्रकृति में अणु शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब नष्ट हो सकते हैं, कभी भी अणु खत्म हो सकते हैं। इन अणुओं को नित्य स्पंदन गति युक्त माना जाता था। हम ये मानते थे कि इन अणुओं में स्पंदन, वाइब्रेशन चलता रहता है, गति चलती रहती है। यह आधुनिक आविष्कार की प्रत्येक अणु एक लघु सौर मंडल है। देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि जो प्रत्येक अणु है वो अपने आप में एक छोटा सा सौर मंडल है। सौर मंडल जहां पर बहुत सारे ग्रह होते हैं, तो उन्होंने इसको एक एक सिंगल अणु को भी एक लघु सौर मंडल बोला है। प्राचीन वैश्विक दार्शनिकों के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो समय को भी गणित की अंतिम संकल्पना तक विभाजित कर दिया है, जिसमें समय की सबसे छोटी इकाई कला वह अवधि है जो एक अणु को अपने अवकाश में घूमने में लगती है। समय की सबसे वह अवधि है जो एक अणु को अपने अवकाश में घूमने में लगती है। जितना समय वो अपने अवकाश में घूमने में लगाते हैं, यह वह अवधि है। बहुत ही गहरी गहरी चीजें हैं ये तुषार। नेपोलियन की सेना के अफसर रोसेटा को मिस्र में एक प्रस्तर खंड मिला था, जिस पर 3 लिपियों में लेख लिखे गए थे। उसकी सहायता से प्राचीन मिस्र की लिपियां पढ़ी गई। जो भी उसके ऊपर लैंग्वेज उनको मिली थी, लिपियां मिली थी, उन लिपियों की मदद से जो प्राचीन मिस्र की लिपियां थी वो पढ़ी गई। उन 3 लिपियां जो नेपोलियन की सेना के अफसर को मिली थी। और टैगोर की इस कविता में उल्लिखित साम 4 वेदों में से, साम वेद 4 वेदों में से एक वेद है। अन्य 3 है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चौथा सामवेद है, जिसका टैगोर जी ने अपनी कविताओं में उल्लेख किया है। ये पवित्र ग्रंथ ब्रह्मा या सृष्टा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो मनुष्य में आत्मा के रूप में स्थित होता है। ब्रह्मा शब्द ब्रीहि धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तरित होना, विस्तार होना, बड़ा होना, फैलना। इसमें स्वतः ही विस्तृत होने वाली ईश्वरीय शक्ति की वैदिक संकल्पना स्पष्ट होती है। ब्रह्मांड का विस्तार मकड़ी जाल की तरह उसी ब्रह्मा से होता है। आत्मा की ब्रह्मा के साथ सायुज्यता को ही वेदों का सार कहा जा सकता है। जो आत्मा का ब्रह्मा से सायुज्यता होता है, रिलेशन होना, साथ मेलजोल होना, इसी को ही हम सृष्टि कहते हैं। और इन दोनों के मेल से ही इस सृष्टि का जन्म होता है। वेदों के सार वेदांत ने, मैं ये यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, हमारी ये जो किताबें हैं जिनमें गीता आती है, भागवत आती है और पितांजलि आती है, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हें पढ़ने की शिक्षा हमें किसी ने नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। किसी गुरु ने, किसी सोसाइटी के मेंबर ने, माता पिता ने, टीचर ने, सहेलियों ने, कहीं कोई कल्चर ही नहीं है इन किताबों को पढ़ने का। जो किताबें इस सृष्टि का आधार हैं, इस जीवन का आधार है, हमारी आत्मा को चलाने का आधार है, सृष्टि को चलाने का आधार है। यानी कि जो कहते हैं ना, कार तो थी हमारे पास, कार की मशीनरी के बारे में हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। हमें इंजन के बारे में कुछ नहीं पता, इस कार में कौन सा इंजन। हम इंसान हैं और हमें नहीं पता कि हम इस जीवन रूपी कार को चला रहे हैं। इसका इंजन जिसमें हमारे वेद थे, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है।
तभी तुम टकरा रहे हैं इधर उधर, तभी तो टकरें लग रही हैं इधर उधर, तभी तो परेशानियां आती हैं मनुष्य के जीवन में, क्योंकि उससे इंजन के बारे में तो मालूम ही नहीं। वो बिना इंजन के गाड़ियां चला रहे हैं अपनी। इतने इंपॉर्टेंट हमारे वेद हैं, जिनके बारे में ना हमने खुद पढ़ा, ना हम अपने बच्चों को कभी कहते हैं कि हाँ तुम इन किताबों के आसपास रहा करो। अब जब हम नॉलेज में आए हैं तो हमने इनको स्टडी करना शुरू किया, इनको पढ़ना शुरू किया है, इनके बारे में जानना शुरू किया कि इनमें लिखा क्या हुआ है। उन्हीं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, उन्हीं ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा का ब्रह्मा से मेल की बात कर रहे हैं, इस सृष्टि के जन्म की बात कर रहे हैं। देखिए घूम फिर कर हम कहीं भी घूम आए, हम वापस वही अध्यात्म पे ही आ जाते हैं। जितनी मर्जी लंबी दौड़ लगा ले, जितनी मर्जी बड़े बड़े आविष्कार कर ले, अंत हम यहीं पर आ जाते हैं वापस, कि मूल में तो यही है, बाकी सब कुछ उसके बाद है। जी। वेदों के सार वेदांत ने कई महान पाश्चात्य विचारकों को प्रेरणा दी। फ्रांसीसी इतिहासकार विक्तोर कुंजे ने कहा था, जब हम पूर्व की और सर्वोपरि भारत की दार्शनिक गरिमा का मनोयोग पूर्वक अध्ययन करते हैं, यानी कि मन से अध्ययन करते हैं, तब हमें उनसे ऐसे ऐसे गहन सत्यों का दर्शन होता है कि हम पूर्व के दर्शन के आगे अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, और हमें मानना पड़ता है कि मानव जाति की यह लीला स्थली ही सर्वोच्च दर्शन की जन्मभूमि। हम सबको, जितने भी लोग क्लास में हैं, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम सबके घर में गीता होनी चाहिए, जिसे मैनुअल कहा जाता है ह्यूमन लाइफ का। जब कोई ऐसे कहता है ना हमारे घर में गीता होनी चाहिए, तो हम मुंह सा बना लेते हैं। हमें लगता है गीता कौन पढ़ेगा। एक बार ला कर देखो, एक बार पढ़ कर देखो, और एक बार बच्चों के साथ पढ़कर देखो, आप आनंद विभोर हो जाओगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सारा जीवन दर्शन उसी एक किताब के अंदर है। हमारा व्यवहार, बातचीत, सब उसी एक किताब के अंदर है, जिसको शायद बहुत सारे घरों में तो अभी आई भी नहीं है, वो उनके ड्रॉर में, उनके मंदिर में पड़ी भी नहीं हुई है, वो किताब जो हमारा मैनुअल है। तो जरूर लेकर आइएगा। इन्होंने तो इसमें चारों वेदों की बात ही कर डाली। और भारत के विराट साहित्य भंडार में वेद, विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना, देखिए संस्कृत में वेद का अर्थ ही जानना है, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके रचयिता का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में उन मंत्रों की उत्पत्ति अपौरुषेय बताई गई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वे अति प्राचीन काल से प्रचलित चले आ रहे हैं और नई भाषा में पुनर्गठित किए गए हैं। युग युगांतर में ऋषियों को सीधे ईश्वर से मिले वेदों को नित्यत्व युक्त तथा काल बाधातीत कहा जाता था। युगा युगांतर में ऋषियों ऋषियों मुनियों को, जो बहुत साधना करते थे, बहुत साधना, गहरी गूढ़ साधना करते थे, उनको वेदों का ज्ञान आकाशवाणी के माध्यम से होता था। ऊपर से आकाशवाणी होती थी और नीचे उनकी कलम चलती थी। ऐसे वेद लिखे गए हैं। फिर समय के हिसाब से, कालांतर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया। फिर भी हम कहें कि 100% अब वही वेद हैं, या 100% गीता वही है, या भागवत वही है, तो 100% नहीं तो 70-80% तो वही है। अगर कोई उसमें से कुछ समझना चाहे तो 70-80% हमारे वेद आज भी वही हैं जो पुराने लिखे गए थे। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वेद ध्वनि के माध्यम से ऋषियों को मिले, ऋषियों ने इसे प्रत्यक्ष सुना, इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति, वेदों को श्रुति कहा जाता है। मूलतः ये स्तव और पाठ करने का संग्रह है, इसलिए सहस्रवधि वर्षों से, या सहस्रवधि मतलब बहुत सालों से, बहुत वर्षों से तक वेदों की 1 लाख ऋचाओं को कभी लिखा ही नहीं गया। वे ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा वाणी टू वाणी हस्तांतरित किए जाते थे। सहस्रवादी वर्षों मतलब बहुत हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। कि क्या होता था, एक ब्राह्मणों की पीढ़ी, फिर वो लिखती नहीं थी कुछ, मतलब ज्ञान की ये बातें वो लिख कर कहीं नहीं लेके जाते थे, जैसे अब हमारे पास किताबें होती हैं। वो एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और वो सारा मंत्र विद्या, जो भी विद्या उसके पास है, वो अपने उत्तराधिकारी को सिखा देगा, वाणी के माध्यम से बोलकर उसको सिखा देगा, और फिर वो अगली पीढ़ी को दे देगा। कई वर्षों तक तो ऐसे चलता रहा, लिखने का किसी के माइंड में आया ही नहीं था। वाणी द्वारा ही, पुरोहितों द्वारा वाणी द्वारा ही स्थानांतरित किए जाते थे। पत्थर और कागज दोनों ही काल के द्वारा मिटाए जा सकते हैं। वो कहते हैं लिख देंगे
तो पत्थर भी नाश हो जाता है, उसका भी चकनाचूर हो सकते हैं, कागज भी फट सकता है। तो कैसे, मतलब युगा युगांतरों के बाद कैसे लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी? तो इसलिए वो वाणी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वेद जो लुप्त ना होकर युग युगांतर से मूल स्वरूप में चले आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि ऋषिगण जानते थे कि वेद ज्ञान के हस्तांतरण के लिए जड़ पदार्थों की अपेक्षा मन ही श्रेष्ठ साधन है। हत पटल से अधिक श्रेष्ठ क्या हो, हृदय पटल से अधिक श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। यानी कि दिल के अंदर जो भाव हैं वही ट्रांसफर किए जा रहे थे। ऋषिगण ये जानते थे कि यही सबसे अच्छा साधन है हस्तांतरण के लिए, बजाय कि हम जड़ पदार्थों का सहारा लें। जड़ पदार्थ मतलब कागज, किताब, कॉपी, पेन, पत्थर, इन सब चीजों का सहारा लें। और जिस क्रम में वैदिक शब्द आते हैं उसी क्रम में उन्हें बनाए रखने की विशिष्ट पद्धति का, शब्द संधि के नियमों का, अक्षर संबंधों के नियमों का अनुसरण कर और कंठस्थ किए हुए वेद मंत्रों की विशुद्धता को विशिष्ट गणिक रीतियों से प्रमाणित कर ब्राह्मण अति अद्वितीय ढंग से वेदों के मूल रूप की रक्षा करते हैं। प्रत्येक वेद शब्द के प्रत्येक अक्षर का विशिष्ट महत्व और सामर्थ्य है। और ये जो एक एक डिफरेंट क्लास होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो वेदों की रक्षा करती है, वेदों का प्रचार करती है, वेदों के बारे में बताती है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, इन वेदों को संभाल कर रख रही हैं, इन वेदों को अगली पीढ़ियों तक लेकर जा रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, ग्रुप्स बना रही हैं, कीर्तन सत्संग कर रही हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ईश्वर का नाम समाप्त नहीं होना चाहिए, अगली से अगली से अगली पीढ़ी तक ये ईश्वर का नाम पहुंचना चाहिए। नहीं तो हम जिस तरह से तकनीकी प्रगति कर रहे हैं, इस तकनीकी प्रगति के चलते हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा इसमें विश्वास नहीं करती, ना इनसे जुड़ने की कोशिश करती है। वो कहती है आपको अच्छा लगता है ना, आप कर रहे हो ना, आप कर लो, हम आपको थोड़ा ना रोक रहे हैं। 80% घरों में नई युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को यही कहती है, आप पाठ कर रहे हो ना, आप कर लो, आप रख लो मेरे लिए व्रत, कोई बात नहीं, आप कर रहे हो ना, बस हो गया। उनको लगता है कि दुनिया हम चला रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है कि भगवान चला रहे हैं, तो चलो उनको अपनी तसल्ली कर लेने दो। युवा पीढ़ी को ऐसे लगता है। हमने युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ना है, साथ साथ लेकर चलना है, नहीं तो युवा पीढ़ी पीछे छूट जाएगी और बहुत बड़ी खाई आ जाएगी बीच में। फिर हम कहेंगे ना कि नहीं तुम फेथ करो गॉड पे, विश्वास। अभी तो हम उनको बढ़ने दे रहे हैं, अभी तो पैकेजों की लड़ाइयां चल रही हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है हमारा बेटा इतना बड़ा पैकेज लेके आ रहा है, हम भी बड़े खुश हैं। जब उसको इन सब की आदत पड़ जाएगी ना, फिर उसका वापस मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तब हम उन्हें कहेंगे ना कि बेटा अब वेदों के पास, क्योंकि वेदों में संस्कार हैं, वेदों में ही वो क्वालिटीज हैं जो कीचड़ से कमल बनाती हैं, और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उनसे हम दूर कर देंगे इन सब आधुनिक जो भी हमारे व्यवहार आजकल चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि अब इनसे तुम जुड़ो, तो खाई बहुत गहरी हो चुकी होगी। इसलिए अभी से उनकी उंगली थाम के थोड़ा थोड़ा भगवान को प्रणाम करो, बड़ों के पैर छुओ, घर में सबको राम राम बोलो। ये जो हमारी मूल चीजें हैं ना, इनसे बच्चों को आधुनिकता के चलते हटने मत दो। इसको जरूर, कुछ भी हो घर से निकलो, भगवान को जय करके निकलो, चाहे मन से करो चाहे बनावट में करो, जैसे भी करो, नियम में डाल लो इसे कि जय करके घर से बाहर जाना। थैंक यू तुषार, थैंक यू। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल इन हिंदी। क्योंकि मैंने इसलिए भी, मैंने क्योंकि इससे पहले पढ़ा जब सेशन से पहले, तो मुझे लगा यार बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसको मिस नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, और अच्छा किया कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया था। सो और क्योंकि आप एक एक लाइन को, एक शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो यू कुड डू द जस्टिस विद द वर्ड्स एंड द एक्सप्लेनेशन। सो कमेंडेबल। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिंदी में पढ़ूँ, मुझे भी उतने अच्छे से समझ नहीं आता, मुझे आई नीड इंग्लिश ट्रांसलेशन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे इंग्लिश में पढ़ती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो फिर मुझे हिंदी की ट्रांसलेट करके समझ आती है चीज़ें, और कई चीज़ें आप कनेक्ट करके बताते हो तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती है। So there are a lot of things, lot of insights, and lot of informations that has been given today in this chapter. And मोनिका जी, आप अभी कितने समय तक हैं हमारे साथ? समय तो 12 मिनट ऊपर हो चुका है। ठीक है, नहीं मैंने तभी पूछा,
If you want to leave, I mean, please, ठीक I would है, not like to hold you. मैंने आपका ज्यादा समय पहले ही ले लिया है, तो मैं वही टाइम चलिए, देखती थी कि 44 हो चुका है, तो आपने 40 मुझे आइडिया दिया था कि 7:40 तक मैं रह पाऊंगी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच मोनिका जी, आई वुड सी चलिए, यू थैंक अगेन यू डे जी, आफ्टर। थैंक यू सो मच फॉर लॉट ऑफ थैंक यू। इनसाइट। आप कुछ समराइज करना चाहती हैं बिफोर यू लीव? यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, इफ ओनली इफ यू वांट टू। मैंने अभी जो लास्ट में बोला है यही समराइजेशन था इन सब का। हम कितने भी बड़ी बड़ी छलांगे लगाएं, हम लास्ट में वेदों पे आ जाते हैं, हम हम्म। आ ही जाते हैं, इनसे बाहर हम निकल ही नहीं सकते, क्योंकि यही यथार्थ है, यही सच है। जितनी जल्दी हम इनके करीब अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को ले आएंगे, उतना जल्दी हम सेफ हो जाएंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम तो एक समय के बाद चले जाएंगे, पर हमारे बच्चे सेफ फ्यूचर में हैं। इसके लिए हम एक इंतजाम कर जाएंगे, अगर हम उनकी उंगली थाम के उनको कम से कम आध्यात्म से जोड़े रखेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगी। हमारे घर में भी दो बच्चे हैं, दोनों बड़े बड़े हैं, 24 साल के, 28 29 साल के हैं। और जो छोटे वाले हैं वो माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जो बड़े वाले हैं वो थोड़े ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं। बट उनको जब हमने बोला जाप माला कुछ किया करो, तो उन्होंने 108 की डील पसंद नहीं की, तो उन्होंने 21 की डील पे राजी हो गए कि मैं 21 बार बोल लिया करूंगा, 108 तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ एक भी बोल लो। वो प्रभु ऐसा है, वो कहते हैं तू एक बार भी लेगा ना तो भी प्रभु कहता है मेरे पे कर्जे चढ़ाते हो तुम, ये जो मेरा नाम लेते हो, क्योंकि मुझे चुकाने पड़ते हैं। तू एक बोलेगा ना तो मुझे वो भी चुकाना है बेटा, फिर तू तो 21 बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैं हर हाल में खुश हूँ। बस मेरी यही शर्त है कि तू मुझे याद रख, बस हम्म। यही मेरी शर्त है। हम इतना भी कर लें, बच्चों को याद भी करा देना, तो वहम नहीं करने, नहा के करो ये कर, वहम नहीं करने। बच्चों को वहम पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वहम मत करो, इजी गोइंग, जिस टाइम मर्जी, जब वो घर में किसी भी कमरे से निकले, कुछ भी हो, राम राम बेटू, हम मॉडर्न शब्द बोल के उनके साथ जुड़ते हैं, तो उसके बजाय हम इस तरह के शब्द बोल के उनके साथ जुड़े। जो मैं अभी आफ्टरनून में माहिर के साथ वॉक कर रही थी, तो छोटी छोटी बच्चियां मुझे बोलती हैं राधे श्याम, छोटी छोटी बच्चियां बस से उतरी, तो हम अननोन थे उनके लिए, मैंने राधे श्याम बोला, तो बोली आंटी वो डॉगी बैठा है ब्लैक कलर का, वहां से क्रॉस करा दो हमको, तो वो बाइट कर लेता है। तो मैंने उनको क्रॉस करा करा दिया, हम दोनों क्रॉस कराने लगे। तो गली में एक पेयर और बैठा हुआ था धूप में, शेड के नीचे, तो वो लड़कियां गुजरते हुए उनको वो बोल रही है राधे श्याम आंटी, राधे श्याम अंकल, छोटी छोटी बच्चियां, शायद सेकंड थर्ड में पढ़ती होंगी। यही मीठे मीठे संस्कार हैं जो हमने इनको देने हैं, चाहे ये कितने भी आधुनिक और मॉडर्न क्यों ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक much. यू, Thank you so much for giving us again the beautiful insights and some tips for our kids. Thank you, Monica ji. Thank you. बाय बाय, Yeah. बाय टू ऑल। Bye bye. Thank you both. So with the beautiful explanation by Monica ji, she is so right. जो इन्होंने कहा भी, and I can completely agree with what she said कि बच्चों को ये छोटे छोटे संस्कार देने भी चाहिए, और ये बहुत सही है जो जो अभी हम पीछे पढ़ के गए लास्ट एक्सप्लेनेशन में, कि जहाँ पे कहते हैं जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहां पे वेदास और सनातन शुरू होता है, एंड दैट्स सो ट्रू। जो साइंस आज रिवील कर रही है, इट हैज ऑलरेडी बीन रिटन इन वेदास centuries ago, multiple centuries ago. It has been given there scientifically, जो प्रूव आज होता है। तो साइंस, कई लोग कहते हैं साइंस बहुत छोटा सा शब्द है इन फ्रंट ऑफ दिस सनातन और वेदास, या जो भी पहले लिखा गया है वेदास में। सो दोज हु अग्री दे वुड अंडरस्टैंड, जिनको थोड़ी सी भी समझ या जो पढ़ते हैं या वेदास का थोड़ा सा ज्ञान भी रखते हैं, आई एम श्योर दे वुड अग्री टू इट दैट या इट इज सो राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू द किड्स, जैसे मोनिका जी ने कहा छोटी छोटी बातें, अगेन कंप्लीटली अग्री। जैसे मोनिका जी कह रहे थे कि मैं अपने बेटे के साथ भी ये थोड़ा सा कि चल 108 नहीं तो 21 बार हो जाए, तो सेम थिंग मेरे दिमाग में भी आ रही थी। आई लाइक हम मैं अपने बच्चों को भी दोनों को यही सिखाती रहती हूँ। तो मैं मतलब जैसे ऑफ कोर्स 108 नहीं तो 21 नहीं तो 7, इस तरह की गिनती रहती है। या सुबह का जल देना है शिवलिंग को, वो देना है, रात को नाइट रिचुअल हमारा है कि हम इकट्ठा प्रेयर्स करते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आई थिंक आई हैव बीन टेलिंग देम, एंड बिसाइड दिस ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ हैबिट इन देम ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज आपके पास आती है, देन यू बी ग्रेटफुल टू गुड लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने दिया है आपको। तो बिफोर यू यूज इट, यूज करने से पहले उस चीज को आप पहले ग्रेटफुल रहो, थैंक गॉड फॉर दैट थिंग विच हैज बिन गिवन टू यू। और ये प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बच्चों में है। एंड ऑल्सो अनदर प्रैक्टिस विच आई हैव गिवन टू माई किड्स,
इज लाइक जब भी कोई नई चीज आती है तो उस पे स्वास्तिक या ओम का बनाया जाए निशान, और वो बनाते हैं। सो ये कुछ एक चीजें छोटी छोटी हैं जो मैं देख रही हूँ कि उनमें डेवलप हो गई हैं, अच्छी बात है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो मेरा ज्यादा ही रहेगी एज अ मदर, बट आई एम हैप्पी कि कुछ ना कुछ तो मैं उनको दे पा रही हूँ, कुछ किसी ना किसी लेवल पे, एंड दे अग्री टू इट। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको अगर मोनिका जी ने कहा कि कभी भी याद कर लो, कोई टाइम नहीं है, कोई वहम नहीं है, तो मैं भी अपने बच्चों को सेम बोलती हूँ कि तुम लोग कहीं भी, जैसे पराक्रम बेटा है उसको बोलती है यार आप, तू कहीं भी क्लास में है ना, तेरे को कहीं भी याद आता है तो यू कैन जस्ट बी ग्रेटफुल टू गुड लॉर्ड कि तू क्लास में एजुकेशन ले पा रहा है, तेरे फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट दैट्स इम्पॉर्टेंट। या फिर तू लिख पा रहा है, तेरे पास बैग है, तेरे पास बुक्स है, तेरे पास पेंसिल है, और मल्टीपल है, तुम्हारे पास तो वेराइटी है यार। बच्चे तो जा ही नहीं पाते, तुम्हारे पास टिफिन है, तू लंच कर रहा है, तू लंच से पहले तू ग्रेटफुल रहे कि तू लंच कर रहा है। तो छोटी छोटी चीजें, आई थिंक आई हैव बीन इनकॉर्पोरेटिंग द सेम इन द किड्स। और ये अच्छी चीज है कि जब भी वो चीज लेते हैं, मुझे लगता है वो कोई भी चीज मार्केट में भी लेते हैं ना, तो मेरे को थैंक यू करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है, मतलब कोई भी छोटी भी चीज दिला देती हूँ ना मैं, तो दे वुड से थैंक यू मम्मा। तो आई डोंट से डोंट थैंक मी, मैं इट्स गुड। तो बिफोर दैट आई नो दैट कि मैंने जो एक प्रैक्टिस दी हुई है कि बी थैंकफुल टू गुड लॉर्ड, पहले भगवान को थैंक यू करो फिर मुझे करो, तो आई एम श्योर कि वो मन में जो उनका है कि वो करते हैं, फिर वो मुझे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है जो आई थिंक हमें अपने में पहले पैदा करनी है, और तभी हम ये आगे दे पाएंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। टुडे सुनैना, ये आज सुनैना ही है कि मंजिल है अब? इस दिस सुनैना नागपाल और मंजिल, क्योंकि पहले ही सुनैना मंजिल ने सुनैना का नाम लिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था। सो आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट अगेन, इज दिस सुनैना नागपाल और मंजिल? सुनैना, इफ यू आर देयर, और मंजिल, आर यू देयर? बिकॉज इफ इट्स सुनैना तो भूमिका जी मिलना चाहती कि सुनैना कौन है। वो कहते हैं मैंने सुनैना नहीं देखी कभी कभी, उसका बहुत चर्चा होती है लेकिन सुनैना है कौन? तो अगर तो सुनैना है तो सुनैना, कैन यू कम ऑन स्क्रीन फॉर अ मिनट मे बी? एंड इफ इट्स नॉट सुनैना तो मंजिल है, तो प्लीज एक बार ही बता। अच्छा, दिस इज सुनैना आईफोन नाउ। सुनैना आईफोन सुनैना आईफोन इज मंजिल। हाँ, तो वो सुनैना जो दूसरा वाला सुनैना है, वो कौन सा सुनैना है? वो सुनैना नागपाल है? वो जितेंद्र नागपाल है। वो जितेंद्र जी आज आ क्यों नहीं रहे हैं सामने? आज वो छुपे बैठे हैं। हाँ, आज मैंने देखिए अटेंडेंस आज लगा हमारी दी सुना। हम ना वो लगा रहे हैं, वो जो क्लास में फर्रे नहीं वो नहीं लगाते थे, प्रॉक्सी प्रॉक्सी लगा रहे हैं एक दूसरे की। अच्छा, ये चल रहा है। प्लीज प्लीज सुनैना टू, ओके ओके राइट, सुनैना इज स्लीपी, सुनैना बट लाइक ओके नो प्रॉब्लम। सुनैना इज नॉट वेल टुडे, वो उनका अभी अभी है। बिजी है, कोई बात नहीं, नहीं, वो मीटिंग शी इज होती नॉट रहती है, आ वेल, ही आज जाएंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो अनवेल हैं, तो वो स्क्रीन पे हाँ इसलिए आ नहीं पा रही हैं। बट सुनैना, जस्ट अ हाँ मैसेज फॉर यू, भूमिका जी वांट्स टू नो हु दिस सुनैना इज। तो नेक्स्ट सेशन में आप हाँ, इंट्रोड्यूस नहीं मैंने करेंगे। देखा, नागपाल से थोड़ा याद भी आ रहा है, पर वो जतिंदर एकदम नागपाल के क्लियर नाम से नहीं। वो आती हैं हमेशा, जतिंदर नागपाल के हाँ, वो नाम। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, हाँ, पर वो है कि आप क्लियर अभी दिमाग में नहीं चल रहा, वही बात और होती है ना उन्होंने कहा कभी कि कभी। वो आपको पिक्चर शेयर करेंगी अपनी, फोटो भेजेंगी। हाँ, अच्छी बात है। यस। हाय शीतल, आर यू देयर? Absolutely. How can I आई miss? वाज वेटिंग फॉर यू। आई वुड लाइक No, टू no, हैव I'm here योर since इनसाइट। start. इतना My सारा खजाना insights, लूटती रहती हो इधर से, नॉलेज का इधर उधर से, वो थोड़ा सा बांटो। मैं तो यहाँ ज्यादा लूट रही हूँ जैसे मोनिका जी दे रहे हैं ना। दैट इज मोर टू बी ग्रास्प्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल का इंटरप्रिटेशन पूरे चैप्टर्स का वो दे पाते हैं, हम में से कोई भी नहीं दे पाएगा। सो इट्स मोर टू लर्न हियर कीचड़ में अपार्ट कमल फ्रॉम खिलाना, कंट्रीब्यूटिंग। देखिए आज कितने अच्छा बोला उन्होंने, कीचड़ में कमल खिला दिया। हमेशा 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 अच्छा बोला है। पर हर बार कुछ नया सीखते हैं। मुझे सुनैना के सॉरी मोनिका जी के अलावा तुषार की बातें भी बहुत पसंद आई। तुषार जो बता रही थी अभी कि कैसे अपब्रिंगिंग दे रही हैं बच्चों को, क्या क्या इनकलकेट कर रही हैं, दैट इज समथिंग वर्थ पिकिंग अप। क्योंकि मुझे सिमिलर एक्सपीरियंस है कि मैं
My son is studying in a normal Hindi medium, जो इंग्लिश मीडियम नॉर्मल हिंदू बैकग्राउंड स्कूल होते हैं, पब्लिक स्कूल। बट मेरी बेटी जो है वो एक क्रिश्चियन एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रही है। तो मुझे कोई ऐसा धर्म का भेदभाव वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे संस्कार भी मिले, हमारा धर्म भी सीखे। तो मैं क्या करती थी, मैं रात को सुलाते वक्त उसको भजन सुना दिया, कोई श्लोक समझा दिया, कोई ऐसी बातें। तो अभी 4 दिन पहले उसने हनुमान चालीसा की 4 लाइनें याद की, और अभी वो 8 साल की है। तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो 4 लाइनें याद की है, एक दिन आएगा सारी भी याद कर लेगी। क्योंकि जब वो देखो हिम्स गा रही होती थी, क्रिश्चियन हिम्स, तो मैं कहती थी बेटा आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहती थी हिम्स मत गाओ, मैं कहती थी ठीक है स्कूल आपको जो पढ़ा रहा है सिखा रहा है, असेंबली में प्रेयर हो रही है करो, लेकिन जब आप घर पे हो और आपको हम हमारे साथ कोई श्लोक सुन रहे हो, या मैं पढ़ती हूँ कभी कुछ, तो आपको समझ आना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। तो पहली 4 पंक्तियों का हनुमान चालीसा का मैंने उसको पहले अनुवाद बताया, और फिर जब उसे मीनिंग समझ आ गया तो उसे लर्न करना इजी हो गया। तो मैं ऐसे रिलेट कर रही थी कि तुषार ने जैसे ग्रैटिट्यूड की हैबिट बताई, मैंने इससे शायद 7 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में भी जब थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था, तो इसको एक डायरी दी थी। मैंने कहा ये डायरी में आप इसके ऊपर लिखो ग्रैटिट्यूड जर्नल, और लिखो कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। तो छोटी सी बच्ची, और प्यारा सा एक थॉट आया उसके दिमाग में, और वो लिख रही है थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। मैं कहा वाह यार, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि जीवन दिया आपने, और ये बच्चा बता रहा है इतना सा। फिर उसने कहा थैंक यू गॉड दैट यू आर विद मी, मतलब आप मेरे साथ हो। अब ये भाव कहाँ से आया कैसे आया पता नहीं, वैसे हम कहते हैं बहुत बदमाश है, बहुत शरारतें करती है ये वो, लेकिन जब बच्चों को ऐसी इंटेंस चीजों पे हल्का प्लेफुल तरीके से लेके बैठो ना, तो वो आपको बिल्कुल अचंभित कर देते हैं, आपको हैरान कर देते हैं, रियलाइज ही नहीं कराने देते कि उनके अंदर का एक इनोसेंस के साथ कितना एक फिलोसफिकल साइड भी है। मेरे आसपास है, अभी खुश हो रही है कि उसकी बातें हो रही है, फुदक रही है। और ये याद आया मुझे मेनली तो आज। और जो मोनिका जी ने एक्सपेरिमेंट बताया जहाँ पे पर्दा लगा के तरंगे दिखती हैं और फिर कैमरा लगा के फिर से वो मैटर बन जाता है, अगर आप कभी गूगल करिए तो उसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। SLIT स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से आपको इसके बारे में और डिटेल मिलेंगी। तो वो उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे सही एग्जाम्पल कोट किया, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि कहाँ से बात चालू होती है किताब में, और वो कहाँ जोड़ते जोड़ते कितनी एक्ट एग्जाम्पल ले आती हैं। तो आई डोंट नो कब, लेकिन हमारी बुक्स में ये चेंजेस जरूर आएंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूरो ये मतलब न्यूट्रॉन्स वगैरह से जो बने हैं, जो एटम बना है, उसके अंदर का एक्चुअल भाग एक्चुअली वेव्स है। और वो वेव्स क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रही हैं फॉर श्योर, लेकिन क्वांटम फिजिक्स को वो मान्यता अभी वैसी वाली रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। और जहां तक बात रही कि यू नो एक सेकंड नविका, 1 सेकंड, आई एम ऑन अ कॉल। सो सॉरी, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताता है कि हम लोग सब वेव से बने हैं, और जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो वेव फिर से मैटर में दिखने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स का पूरा सिद्धांत ही यही है कि जब आप किसी चीज को देखते हो तभी वो साक्षात्कार होती है, तभी वो रियलिटी बनती है। इसीलिए कहते हैं विजुअलाइजेशन करो, इसीलिए कहते हैं सपने देखो, क्योंकि जब आप उन्हें देखोगे अपने मेंटल स्क्रीन पे, तब वो जाके आपकी रियलिटी में, आपकी फिजिकल रियलिटी में मतलब नजर आएंगे। जिसे कहते हैं ना रियलिटी में प्रकट होंगे। सो आपका ऑब्जर्व करना जरूरी है। उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कैमरा है। जैसे ही कैमरे का लेंस एक वेव को ऑब्जर्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से छोड़े हुए आयंस को, वैसे ही वो मैटर बन जाता है, नजर आने लगता है। यानी कि जब तक वो तरंगे था वो नजर नहीं आ रहा था, जैसे ही उसमें ऑब्जर्वर की आंख लग गई तभी वो मैटर बन गया, मतलब फिजिकल रियलिटी बन गया। पूरा सीक्रेट यहाँ रिवील होता है साइंस का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जब आप ऑब्जर्व करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी ही मेंटल स्क्रीन पे, तभी वो जाके यूनिवर्स को पता चलेगा कि अच्छा मुझे मेन्यू कार्ड में से ये ऑर्डर डिलीवर करना है, तो वो सेम रेसिपी आपके सामने डिलीवर हो जाएगी। सो आई कट इट शॉर्ट, दिस इज व्हाट दैट केम टू माय माइंड, कि ऑब्जर्व करो, अपने विजुअलाइजेशंस करो, अपना मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल रखो कि यूनिवर्स को पता हो कि ये वो चीज है जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यही उसका साक्षात्कार सामने उसके आए, रियलिटी बने।
Thank you for giving me a chance, Tushar. Thank you, everyone. Thank you, Sheetal, for linking it so well with what Monica ji has explained, and I would again connect it with अपना प्रीवियस वन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर जिसमें गंद बाबा का चैप्टर था। उन्होंने कहा था, लाइक आपने अभी मेंशन किया तो मेरे दिमाग में वो चैप्टर क्लिक किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द इंटायर गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। वो जो गेम है, जैसे गंद बाबा क्या करते थे, अपनी हथेली से उन्होंने कहा हाँ तेको क्या चाहिए, तो संतरा चाहिए, तो Yeah, और संतरे के बीच में भी कुछ प्रकट हो जाता कहते हैं, था। हाँ चीज है ना, प्रकट हो गई थी। सो दैट गेम, पूरी 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 में संतरा। हाँ पूरी में संतरा। सो हाँ, दैट वाज द इंटायर गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन वो उससे बढ़कर था लाइफ्ट्रॉन, दैट लाइफ फोर्स दैट ही हैड यस, विद हिम। वो सारी गेम उससे होती है कि वो इधर उधर से मैटर एटम्स कलेक्ट करके जो भी हमारे आसपास है वो चीज आपको ऑब्जेक्ट सामने लाके दे देते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, मतलब हमारे लिए तो अभी बहुत बड़े लेवल पे हैं ये चीजें, हम तो बहुत छोटे हैं, नॉविस, बिल्कुल बिगनर, तुच्छ ही हैं, कुछ भी नहीं है। बट यस इट डज हैपन, इट डज हैव, जो आपने कहा कि हाँ वो एक इमेजरी क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि आप इमेजरी क्रिएट कर रहे हो तो आप वो, जब आप उसको फाइव सेंसेस में लेके आते हो तो आप वैसी ही वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे होते हो अपने लिए, क्योंकि सब कुछ एनर्जी फील्ड है, एनर्जी रिलेटेड है। तो जब आप सेम वाइब्रेशंस, सेम वेवलेंथ क्रिएट कर रहे हो, यू अट्रैक्ट द सेम पीपल अराउंड यू। इसीलिए बार बार बोला जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो, ये सब चीजें करो। क्योंकि जब जैसा जितना ज्यादा आप इन्हीं प्रैक्टिसेस में रहोगे, आप उतने ही आसपास की एनर्जीज को अपने आप अट्रैक्ट करते जाओगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले बोला जाता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन दैट वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क अगर आपका लॉ ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं है। तो अपनी एनर्जी लेवल, लॉ ऑफ वाइब्रेशन अपना पहले स्ट्रांग करो, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट इज 8 already. Um, and I would like anyone to come up with your sharings before we leave and wind up. Anyone? कहाँ गए आज? योगिनी जी, यशविंदर जी, सोनल, सपना जी, anyone, Piyush, most welcome to share your reflections and thoughts on the same. हाँ, अब मैं कहना चाहूंगी, सुनने ना वो क्या नाम है, तुषार जी, आज सच में ये बात भी सही है कि आप भी काफी अच्छा बताती हैं। जब भी बताती हैं, आपने अकेले हैंडल किया है Thank तो you. आप काफी मतलब अच्छा बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मोनिका जी के भाव बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनका कंपैरिजन नहीं रह पाता। पर I'm ये है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी, वो कहते हैं ना कि उनके आसपास लोग आते हैं, पर थोड़ा सा ये है कि, तो पर ये है कि सबका अपना वजूद होता है, ये बात भी मोनिका सही जी, है। आपके पास कुछ, यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट, मतलब आपकी कोई रिफ्लेक्शन है, थॉट्स है जो आप अदरवाइज शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट? हाँ, मैं यही कह रही थी कि मतलब जैसे अभी अभी इन्होंने जैसे शेयर करा कि जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, आजकल देखिए सीबीएसई बोर्ड की वजह से आ गया है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन लोग स्कूल ज्यादा हो गए हैं। पर ये बात भी सही है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से और कैसे समझाएंगे, ये तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। with due और respect, भूमिका जी, with due respect to all the religions, अगर आप परमहंस योगानंदा जी की बुक पढ़ रही हैं ना, और इनके मेरे पास, क्योंकि आई हैव बीन रीडिंग दीज, आई विल जस्ट शो यू दीज लेसन्स, मेरे हाँ, पास ये मेरे पास है ये लेसन वाली। आते हैं। तो इसमें ये कहा भी गया है, जैसे आपने कहा कि क्रिश्चियंस, तो आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। इन्होंने खुद, परमहंस योगानंदा जी के जहाँ भी क्रिया योग होता है वहां पे 6 पिक्चर्स होती है। तो इनमें परमहंस योगानंदा जी की पिक्चर होती है, और जीसस क्राइस्ट की पिक्चर होती है, महाअवतार बाबा जी की पिक्चर होती है, युक्तेश्वर जी की पिक्चर होती है, एंड लहरी महाशय जी की पिक्चर होती है। तो 6 पिक्चर ही प्लेस होती है, कहीं भी इनके, कहीं आप चले जाओ तो ये 6 पिक्चर प्रोमिनेंटली होती हैं। तो ये कहना कि वो रिलीजन वो थोड़ा सा आई थिंक बेईमानी हो जाएगी, बिकॉज आई थिंक लाइक हमें कुछ चीजें पता है, कुछ नहीं पता। वी मस्ट हैव एन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलीजन्स। तो आई हैव फर्म बिलीफ इन ऑल द रिलीजन, ऑल द प्रैक्टिसेस विच कनेक्ट्स विद मी, आई थिंक। तो मैं तो उस वेवलेंथ पे, उस मैच पे लेके जाती हूँ। तो क्रिश्चियनिटी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है या नहीं नहीं नहीं, है, आपकी बात वो सही है, आपकी जजमेंट। बात, आपकी ये बात सही है। जी, पर कि हर हर रिलीजन्स का अपना कुछ वैल्यूबल ना, होता है।
यस, ये, और मैं तो इस बात को भी मानती हूँ कि रिलीजन्स, जब हम पैदा होते हैं तो हमें रिलीजन्स पता ही नहीं होते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हमें रिलीजन्स पता ही नहीं होते हैं। और क्या नाम है, तो हमारे मदर फादर बताते हैं हमें कि हमारे सोसाइटी बताती है कि हम कौन से रिलीजन से हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। रिलीजन की वैल्यूबल है। मुझे तो सबसे ज्यादा प्रकृति से प्यार, जैसे बताया था ना कि पेड़ खिलते हैं देखो, जैसे मोनिका जी ने आज बोला, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर मेरा कहने का मतलब है कि कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं आज भी जो मतलब अपने को कहते हैं कि हमें अपनाओ वो अपनाओ, ऐसे बोलते हैं। वो रिलीजन्स की उसमें गलती नहीं है, रिलीजन्स की उसमें हम्म। गलती नहीं है, वो जो रिलीजन्स को प्रीच कर रहे हैं वो उनका मैटर है। तो रिलीजन हाँ अपने आप में बुरा नहीं है, उस रिलीजन को जिन हाथों में वो है, वो लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे प्रीच हाँ, कर रहे यूटिलाइज जो हैं। यूटिलाइज प्रॉब्लम जो आ रही है ना, या वो थोड़ी नहीं बट अच्छी लगती है, बट मुझे भी या नहीं अच्छी लगती। थैंक यू अश्विंदर जी। जी, यू वांट, Yeah, थैंक यू yeah, भूमिका yeah, जी, अश्विंदर जी यू वांट yeah. टू शेयर। Yeah, yeah, just जी wanted to thank first, तो बहुत अच्छी explanations देती हैं आप और मोनिका जी, शीतल जी। जस्ट wanted to share one thing कि बहुत अच्छे से मोनिका जी ने बताया कि जैसे हम बच्चों के लिए, मुझे आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम जो बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, उसमें हम जब बच्चों को गॉड से बिल्कुल जोड़ दें, जैसे जब हम उन फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चों में वो चीज ले आएंगे ना, तो दैट विल बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर देम आगे जाके, और फिर हम एक रोल मॉडल भी बने। तो ये दो चीजें मुझे बहुत समझ में आती हैं कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स में हम बच्चों के साथ जब बिल्कुल छोटे होते हैं, जो बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी होती है, उनको मोल्ड कैसे किया जाए, वैसे उस टाइम पे हम शुरुआत करें, वो अपने आप ही धीरे धीरे वो उनको समझ, जैसे आप बता रहे थे कि ग्रेटफुल होना, तो वो हम शायद अब वो पहले हमें शायद ये चीज मालूम नहीं थी, बट अब धीरे धीरे समझ में आती है, तो शायद हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए साथ हम वो कर सकते हैं। जी बट एट आवर टाइम वी वर नॉट एबल टू डू सो मच। बट मुझे लगता है जो फॉर्मेटिव ईयर्स है ना बच्चों के, जब हम रोल मॉडल्स बन सकते हैं, वो बहुत क्रुशियल होता है दैट फॉर inculcating these values दैट actually. इज सो ट्रू। इसमें ना आई जस्ट वांट टू एड अप जो फॉर्मेटिव इयर्स है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग, आई एंड सुनैना बोथ आर डूइंग लाइफ मॉड्यूल विद रीरी त्रिवेदी जी। तो अभी हमारा चल ही रहा है, तो उसमें पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, तो मैम रीरी मैम बता रहे थे कि जो बच्चे के एक तो 1 से 5 साल पहला, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो बीच का आ जाता है वो ठीक है, ओके है, एंड देन 12 to 16 ईयर्स वाला जो एज है, बहुत क्रूशियल एज है। या तो जो चेंजेस दिमाग में बैठेंगे वो 1 से 5 साल में बैठेंगे, या 12 से 16 साल में। जो आपने 1 से 5 साल में जो फीड कर दिया, गुड इनफ, ठीक है, सो मेक इट अ हैबिट कि अच्छा ही जाया जाए। तभी मतलब सनातन में किया जाता है गर्भ संस्कार, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बच्चे में इनकलकेट काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब उस दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ चाइल्ड इम्बाइब्स व्हेन ही और शी इज इन फीटस, उसी फॉर्म में वूम में ही वो ले लेता है। सेकेंडली, आप 1 से 5 साल, एक तो वो एज अ फीटस वूम में ही लेता है, दूसरा 1 से 5 साल, और फिर 12 से 16 साल की उम्र में, ये जब एजेस में, इन एजेस में जो आपने फीड कर दिया, जो सीड दिया, ये लॉन्ग टर्म पे करेगा उसे, लॉन्ग टर्म। मतलब कि उसकी जॉब में, रिलेशनशिप में, उसके करियर में, उसकी डेली डीलिंग्स में, कोलीग्स के साथ, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के साथ, ये सब उसको मैटर करने वाला है। तो मैं आज सुबह ही अपने हस्बैंड के साथ भी बात कर रही थी कि पराक्रम अभी ये उसका 12 to 16 वाला पीरियड शुरू होने वाला है। तो मैंने कहा लेट्स बी वेरी केयरफुल नाउ, Yeah. ये चीज, ये एज आ गया उसका कि अब जो इसके दिमाग में डाल दिया, मतलब आई हैव बीन ट्राइंग टू डू, अभी तो काफी टाइम से कर ही रहे, लेकिन मैंने कहा गौरव नाउ यू कम अहेड, क्योंकि गौरव थोड़ा पीछे रहते हैं इन चीजों में, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी हुई है। तो मैंने कहा बोली कि अभी आप आओ, आई नीड योर हेल्प, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं उसको नहीं सिखा पा रही हूँ, मेरे कहने से भी नहीं सीख रहा है। सो क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स जो होता है, मेल चाइल्ड जो है, बॉय है, वो अपने फादर के अनकॉन्शियसली प्लस सबकॉन्शियसली कॉपी करता है, वो जाने वो उसको भी नहीं पता अनकॉन्शियसली क्या टेक कर रहा है। तो मैंने कहा ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो वो आपको देख रहा है और वो कॉपी कर रहा है आप में, और उसको भी नहीं पता है।
तो मैंने कहा नाउ यू बी वेरी विजिलेंट एंड कम ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल सामने आओ और आप वो प्रैक्टिसेस स्टार्ट डूइंग दोज प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है आपको। वो मदर से वो लेगा भी नहीं, बिकॉज आई बिन ट्राइंग माई बेस्ट, आई बिन ट्राइंग माई हार्ड, लेकिन वो नहीं कर पा रही हूँ, कुछ एक चीज़ें हैं। तो मैंने कहा नाउ यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस भी किया, और मैंने क्योंकि जैसे पेरेंटिंग पे या जैसे हम डीडी मैम के साथ सुनते रहते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि बहुत सारे बिहेवियरल ट्रेट्स जो बॉयज होते हैं अपने फादर के टेकअप करते हैं, इमोशनल ट्रेट्स जो मदर से लेते हैं, वो बिहेवियर के फादर का ही वो टेकअप कर रहा होता है। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं कि गौरव यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सो दैट इट गेट्स इन टू माई बॉय, वो मेरे बच्चे में जाएगा। तो दैट्स हाउ आई हैव बीन ट्राइंग, मतलब हम भी लर्न कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। तो जैसे जैसे पता चलती है हम अपने हस्बैंड या पार्टनर से कह सकते हैं We कि have यू to be little bit conscious होना चाहिए, awareness हमारे में हो, because children see us doing many things. या वो formative और वो years पे है। सबकॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली भी आपको बिल्कुल कैच कर रहे हैं। एक होता है सबकॉन्शियस लेवल, वो भी छोड़ दो, बिल्कुल। वो अनकॉन्शियस लेवल पे भी आपको इतना कॉपी कर रहे होते हैं, मतलब उनको ही नहीं पता, उनको भी नहीं पता होता। तो इसीलिए वी नीड टू सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत सोच समझ के वर्ड्स का भी वी वुड लव टू हैव लाइक पेरेंटिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ड सच सेशन लाइक इन द फ्यूचर। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी है और हम भी सीख रहे हैं, हमने लर्न जो किया, मुझे लगता है कि हम आगे वो चीज़ें दे सकते हैं, बांट सकते हैं, बता सकते हैं, वी कैन लर्न एंड शेयर। यस शीतल, प्लीज। यस, Thank you. थैंक यू सो मच अश्विंदर जी फॉर Thank you. Thank कमिंग you. अप एंड Thank you शेयरिंग। so much. या Thank शीतल? शॉर्ट में बोलती हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। जी 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 फॉर्मेटिव ईयर्स की बात हो रही है। मैंने कुछ समय पहले, एक आध साल पहले, वैल्यू एजुकेशन में डिप्लोमा करते वक्त इस चैप्टर को पढ़ा था, इस टॉपिक को पढ़ा था, फॉर्मेटिव ईयर और क्या अपब्रिंगिंग के दौरान होता है। बहुत ही शॉर्ट में मैं दो बात बोलना चाहूंगी। पहले 8 साल बच्चे आपके बिलीव्स ऑब्जर्व करके उठा लेते हैं, सबकॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी। उस समय आपके बिलीव्स उठाएंगे, आपके पैटर्न्स उठाएंगे, आपका बिहेवियर भी उठाएंगे। और जो तुषार ने बहुत ब्यूटीफुली बताया, टीनेजर और अडोलसन वाला एज है, ये वो टाइम है जब वो आपका विजडम उठाएंगे। इस समय आप उन्हें ये नहीं बता सकते, मतलब बता सकते हो, चीजें अनलर्न और रीलर्न हो सकती हैं, लेकिन उस समय उनके बिलीफ शेप हो चुके होते हैं, इज माय पॉइंट। बाय दिस टाइम दे नो कि हमारे घर के ये पैटर्न्स है, गुस्सा दिखाने का ये तरीका है, नाराजगी दिखाने का ये तरीका है। वो आप लोगों को देख के, हम लोगों को देख के हमारे बच्चे सीख चुके हैं, और वो हमारा ही एक मिरर, प्रतिबिंब बन जाते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। और बाय दिस टाइम द अगर हार्म है तो हार्म हैज बीन डन, अगर गुड है तो गुड हैज बीन डन। लेकिन 12 के बाद, 12 से 18 के बीच में, ये वो टाइम है जब उनको राइट रॉन्ग, एथिकल मॉरल, ये चीजें बताई जानी जरूरी होती हैं, और वो भी ऑब्जर्वेशन से आ जाती हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे को देख के वो देख सीखेंगे। और ये क्योंकि समझदारी वाली एज है, तो आप बिठा के, दोस्त बना के भी सिखा सकते हो। और अगर कुछ गलत पकड़ लिया है तो वो पैटर्न अंडू भी करा सकते हो कि नहीं बेटा, आपने यहाँ पे ये चीज इस ढंग से बिहेव की थी, वो गलत था। आपको मना करने की बजाय उन्हें रिप्लेसमेंट बिहेवियर देना जरूरी है। और उस तरह से हम उनके एडोलसेंट एज को इजीली हैंडल कर सकते हैं। कभी इसको डिटेल में फिर कभी लेंगे, बट ये मुझे एक पॉइंट याद आया कि या शुरू में थैंक बिलीफ्स यू, बन चुके होते हैं। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। Thank you so much for adding up, Sheetal, and we would love to have it. मतलब that has been coming to my mind since the time of last few session, जहाँ पे parenting, और मुझे लग रहा है questions बड़े आ रहे हैं। I think we can go ahead with parenting and such sessions where we can address these concerns and questions with the wisdom that we have been taking or with the courses that we have been doing with other coaches. That's yeah. Thank you everyone. I think it's we have already taken थैंक 10 यू minutes. तुषार जी, थैंक यू शीतल जी, नाइस टू सी यू। Thank you, teacher. Thank you. और And एक चीज बस मैं बोलूंगी, जैसे लास्ट टाइम भी मैं ऑन द वे थी, आपने लास्ट में जो बताया था कि बच्चों को थोड़ा पेन देना भी जरूरी है। सिल्वर थाली में देखें, उनको जब पैसों की वैल्यू मालूम पड़ती है तभी वो समझते हैं। तो ये भी आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए थे पेरेंट्सिंग के लिए। और आज भी जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक पूरा सेशन आप इस पर रखें। we would love to have it. Thank you सपना जी। हाँ, मतलब मुझे भी लगा, और मैं सुनैना से भी डिस्कस कर रही थी, और we will come up soon, मे बी जैसे इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक से हम टेकअप करेंगे। विल जी हैव अ पोल इन द ग्रुप ओनली, सो प्लीज आप वहाँ पे पोल को एड्रेस, वोटिंग जरूर करें, टाइमिंग के श्योर। लिए प्लस टॉपिक्स के लिए। सो वी वुड लाइक टू गो हेड विद दी स्पेसिफिक
topics related to parenting where we can address these areas. We are not saying that we are experts, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हम बता सकते हैं, और हम क्या सीख रहे हैं from the experts, जो experts है इस फील्ड के, उनसे हम जो सीख रहे हैं वो हम आगे इम्पार्ट जरूर कर सकते हैं. That we will be doing for बहुत sure. अच्छा, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा डिस्कस हुआ था. मोनिका जी ने वही कहा था कि हमें करेक्ट नहीं कनेक्ट करना है. तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. और जैसा कि जो चैप्टर भी है वो भी बहुत अमेजिंग हो रहा है. जी एक चीज सिर्फ आपसे छोटी सी पूछूंगी, लेट तो हो रहे हैं, जो आपने अभी लास्ट में बोला ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन बोला. जी, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस. तो मतलब हम अट्रैक्ट, हम बोल तो सकते हैं कि हाँ आई वांट दिस, आई वांट टू अट्रैक्ट, आप कर रहे हो, लेकिन सी लाइक यू वांट टू बी रिच, यू वांट टू अट्रैक्ट रिचनेस, ठीक है, लेकिन आपने उस रिचनेस को अचीव करने के लिए कितने एफर्ट्स और एक्शंस डाले, वाइब्रेशन अपनी कितनी लेवल पे लेके गए हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगी बैठे बैठे बोली जाओ कि आई एम रिच, आई एम ग्रोइंग रिच, आई एम डूइंग दिस, आई एम, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं वर्क करेगा until you are ready to pay an action, take an action for that. तो वाइब्रेशंस कितनी हाई कर रहे हो, सारा गेम उसका है, बाकी सब पीछे आ जाते हैं. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वाइब्रेशनल लेवल पे आपने काम नहीं किया है सो अदर लॉज विल नॉट वर्क फॉर यू. और कोई भी लॉ तब तक काम नहीं करेगा जब तक यू आर नॉट रेडी टू पे इक्वल एक्शन फॉर दैट. बोल के मैनिफेस्ट करके या बोल के सारी चीजें नहीं होंगी until and unless you are ready to take an equivalent action for the same, it'll start working. बहुत सारे लोग ऐसे सुनते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन तो बोलते हैं हाँ जी अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा करो, ये करो वो करो, बैठे बैठे हो जाएगा. नहीं होगा भाई, इतना बेवकूफ भी नहीं बनते, थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ, अपना दिमाग लगाओ, बहुत सारी चीजें जो उसके साथ साथ एक्शन लेने बहुत जरूरी होते हैं. देन इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू. थैंक यू सो मच, नाइस, बहुत कुछ क्लियर हो गया. Thank you, Thank- Sapna ji, for putting up this question, and I would like to conclude with our concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhavet. Thank you everyone for giving your time, contributing, and showing you. up. We would love to meet you day after Friday, same time. Thank you everyone. Good night, Shivratri. Thank you all. Thank you. Bye all. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Hmm. Thank you. Thank you. Thank you, Tushar. For staying. I read your message. Thank Actually, you. discussion बहुत अच्छी हो रही थी, so I stayed back. I was in the kitchen, but I stayed back. I saw your message. Thank you. I'm Thank you. I'm happy that it contributed in your wisdom or in your area. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Good night. Bye. Shubhratri. Yeah, you too. Thank You you. too.